नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में पंचायती राज संस्थाएं निभाएं सक्रिय भूमिका। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आयोजित की जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं। 2300 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे 10वीं व 12वीं के छात्र। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी को धार्मिक स्थल के साथ साथ अब टूरिज्म की दृष्टि से भी किया जाएगा विकसित। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने किया येलो अलर्ट जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी और कुल्लू जिलों की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगरोन 2 और मदर चाइल्ड अस्पताल मंडी में बनने वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का कार्य जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि जिला में ऑक्सीजन युक्त बेड क्षमता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बसों व अन्य सार्वजनिक परिवहन की प्रभावी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों द्वारा भी बसों की उचित सैनिटाइजेशन के साथ साथ सवारियां निर्धारित संख्या में ही बिठाई जानी चाहिए। पर्टिकुलरली आपको जो एसओपी जो हमने दिया है उसका पालन सख्ती से करें, बिल्कुल सख्ती से करें। अगर नहीं तो होम आइसोलेशन का मैकेनिज्म और स्ट्रेंथन करें, और स्ट्रेंथन इन द सेंस कि भाई उनको लगे कि भाई हमारा जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है, उनके पूछिए जरा तबीयत के बारे में पूछने का मैकेनिज्म जो हमने बताई है चीजें उसी तरह से करनी पड़ेगी। हेल्थ वर्कर जो है वो एंश्योर करे कि उनके कम से कम जो 3-4 चीजें जो हेल्थ पैरामीटर की जो जरूरी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसमें जरूरी है, उसमें उनका जो है टेम्परेचर जो है वो सारी जो है मॉनिटर इफेक्टिवली हो। कोई भी आदमी होम आइसोलेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उसको हम हॉस्पिटलाइज करें। पुलिस वाले जो है मॉनिटर करें, इफेक्टिवली मॉनिटर करें, जरूरी को परफेक्ट करो कि कोई भी मास्क के बिना ना हो। इंश्योर करो कोई भी मार्केट में कोई भी टूरिस्ट आ रहा है तो मास्क के बिना ना हो। टूरिस्ट के साथ साथ लोकल भी आदमी कोई अगर है तो अगर वो मार्केट में जा रहा है तो बिल्कुल वो मास्क के साथ हो। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है। इन परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के 2.5 लाख छात्र परीक्षा देंगे। कोरोना के मद्देनजर इस मर्तबा 90 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सके। प्रदेश के 2300 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि 13 अप्रैल यानी कल से शुरू होने जा रही परीक्षाएं 8 मई तक चलेंगी, जिसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल में 1869 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जबकि 928 हाई स्कूल हैं, जिनके लिए लगभग 2300 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 90 नए परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। जो विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके लिए बोर्ड अलग से डेट शीट जारी करेगा। सभी परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य चला हुआ है। वहीं अमरजीत शर्मा ने कहा कि परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी सभी कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। हमारे प्रदेश में आपको शायद जानकारी भी होगी 1869 इतने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 928 के करीब हमारे हाई स्कूल्स हैं। तो हाई स्कूल्स और ये अगर मैं इन सब को मिला दूं तो इनमें से कुछ स्कूल्स के सेंटर अपनी जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो केवल 2300 के करीब है। तो उनमें सब में तैयारी है, उनमें सब में जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए वो
तैयारी है। सैनिटाइजेशन का और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs और इस तरह की जितनी भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए, अब मैं ये कहता हूँ कि पूर्णतया इनकी तैयारी है। विभाग के हमारे सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने एरिया में, जहाँ जहाँ उनको पता है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे, पूरी तरह से उन्होंने सैनिटाइजेशन अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी कर रखी है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग सुविधाजनक अपने आसपास के क्षेत्र में ही कोरोना वैक्सीनेशन करवा सके। शिमला में भी 14 अप्रैल तक विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए गए हैं। बुजुर्गों की सेवा और उत्थान के लिए कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था हेल्पेज इंडिया द्वारा खरीणी स्थित डे केयर सेंटर में भी कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 45 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के सभी लोगों से कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 45 वर्ष से अधिक के आयु के जितने भी लोग हैं वो टीका लगवाएं। देखिए, टीका लगने से जो है वो कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, लेकिन उन अफवाहों पर जो है वो ध्यान न दे करके हम ज़रूर वैक्सीनेशन करें, क्योंकि बरसात में जब छाता जो है वो आप अपने ऊपर लेते हैं तो बरसात जो है वो उससे कम हो जाती है शरीर पर। इसी तरह से वैक्सीनेशन हो, अगर इसके बारे में बड़ी अलग अलग भ्रांतियां भी हों, तब भी ये शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा करता है, जिसके कारण आपको जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में जो है वो सफलता मिलती है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान में जो उन्होंने आह्वान किया है कि हम इसको जो है वो एक अभियान के रूप में लें और हम लड़ाई इस कोरोना वायरस से कर रहे हैं। लड़ाई हमारी इससे जारी रहेगी, लेकिन हम जो है अब दवाई आ गई है तो दवाई के साथ साथ जो है वो हम जो है वो कड़ाई भी बरतें। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने पूरे इंडिया में एक कोविड टीका महोत्सव जो हम एक अभियान शुरू किया हुआ है जो 11 से 14 तक पूरे इंडिया में कर रहे हैं। उसके अभियान के अंतर्गत हेल्पेज इंडिया के जो यहाँ पे खलेनी शिमला में डे केयर सेंटर है, हमने यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट CMO ऑफिस के साथ मिलकर भी हमने इस डे केयर सेंटर को जो है जो खासकर बुजुर्गों के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है। तो ये जो टीका जो महोत्सव है ये 4 दिन चलेगा, 11 से 14 तक चलेगा। और इसमें खासकर हम लोग सीनियर सिटीजन्स को फोकस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी शिमला में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हेल्पेज इंडिया के एम्बुलेंस में हम लोग गांव-गांव से लेके आएंगे और यहाँ पे उनका टीकाकरण करेंगे। साथ में 45+ जितने भी हमारे शिमला में हैं उनका भी यहाँ पे किया जाएगा। अभी तक आज 40 लोगों का यहाँ पे हो चुका है टीकाकरण, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शाम तक लगभग 150-200 तक हो जाना चाहिए। और हम लोग इस जो टीका महोत्सव है पूरे इंडिया में अभी बहुत ज़रूरत है जिसकी कोविड वैक्सीनेशन की, तो लगता है हम लोग इसको एक मास वैक्सीनाइजेशन और मास मोबिलाइज करके हम लोग पूरे हमारे जो खासकर शिमला में ही है और हिमाचल में भी हम लोग ये वैक्सीन करेंगे और इस कोविड से हम लोग बचेंगे। इससे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण उत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे इस टीकाकरण उत्सव को लेकर जिला शिमला में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा सके। CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए राजधानी शिमला में भी टीकाकरण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। शिमला जिला में कोविड टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी देते हुए CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि जिला में टीकाकरण सेंटरों की वृद्धि की गई है, साथ ही इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है।
सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि राजधानी शिमला में सोमवार करीब 15 अतिरिक्त स्थानों पर वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा इस टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग के साथ ही हेल्पेज जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सहायता ली जा रही है, ताकि लोगों के टीकाकरण के साथ ही उन्हें इस महामारी के प्रति जागरूक भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण उत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की कोविड वैक्सीनेशन करना है। जो कोविड महाउत्सव टीकाकरण का हम मना रहे हैं, इसके तहत हमने पहले से ज़्यादा अपने सेंटर्स जहां वैक्सीनेशन हो रही है वो उनमें बढ़ोतरी की है, और हमने साथ में अवेयरनेस करने की भी कोशिश की है लोगों की, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें हमारी मुहिम में जुड़ें और जो भी इसके लाभार्थी हैं 45 वर्ष से अधिक आयु के, वो सभी इसमें वैक्सीनेट होकर इसका लाभ उठा सकें। तो इसी को देखते हुए हमने 11 से 14 तक जो है शिमला शहर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सेशंस लगाए हैं। आज हमने 15 एक्स्ट्रा सेशंस, आज 15 जगह सेशंस इस वक्त चल रहे हैं, और जिनमें जो रूटीन सेशंस होते हैं DDU, IGMC, KNH, कमला नेहरू हॉस्पिटल, इन आयुर्वेदा हॉस्पिटल, इनके अलावा हमने अपने आयुर्वेदा विभाग के और लोग जोड़ के और कुछ प्राइवेट संस्थाओं को जोड़ के, जैसे हेल्पेज इंडिया, इन सब के भी हमने हेल्प लेते हुए और जगह भी सेशंस क्रिएट किए हैं। हमने ऐतिहासिक टाउन हॉल में सेशन क्रिएट किया है, जिसमें MC के भी जो हमारे हेल्थ के स्टाफ है उन सबको हमने डिप्लॉय किया है। उसके अलावा खिलीनी में जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वहाँ एक्स्ट्रा सेशन हो रहा है, उसमें हेल्पेज इंडिया वाले हमारी इसमें इसको सेशन को रन कर रहे हैं। और इसके अलावा भराड़ी में जो आयुर्वेदा वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे आयुर्वेदा विभाग के सौजन्य से, और उसके अलावा हमारे लोग भी उसमें डिप्लॉयड हैं, और साथ में वहाँ के लोकल कम्युनिटी की बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हमने देखी, तो वो सब मिलकर वहाँ पे सेशन कर रहे हैं। संकट मोचन मंदिर में हम सेशन कर रहे हैं आज, और इस तरह से हमने 15 जगह यहाँ शिमला में सेशन किए, और अगर पूरा ज़िला का देखें तो लगभग आज हमारे 99 सेशंस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहे हैं। और ये जो है मुहिम हम जारी रखेंगे 14 तारीख तक, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम इसमें कवर कर सकें। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल नगर निगम में अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस के पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव बनाने और उन्हें प्रलोभन देने की आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में मिली हार से भाजपा बौखलाहट में है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर ओछी राजनीति कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी को नगर निगम चुनावों में सोलन और पालमपुर में हार का सामना करना पड़ा है और धर्मशाला में भी बहुमत नहीं मिली है, लेकिन जिला परिषद की तरह ही अब नगर निगम में चोर दरवाजे से महापौर और उप महापौर बनाने में लगे हैं और कांग्रेस पार्षदों पर बीजेपी के नेता और अधिकारी दबाव बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व कांग्रेस इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में बीजेपी हार से बौखला गई है और मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं के बयानों में हताशा साफ नजर आ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस सोलन व पालमपुर में महापौर और उप महापौर तो बना रही है, वहीं धर्मशाला में भी निर्दलीय पार्षदों के साथ मिलकर महापौर उप महापौर बनाने की कोशिश की जा रही है। पालमपुर और सोलन में हमारा बहुमत है। निश्चित तौर पे इन दोनों नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर जो है कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। धर्मशाला में जो है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको साथ लेकर हम मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर अपना दावा जताएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इन चुनावों से बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के बयान है या इनके जो दूसरे नेता हैं वो उससे उन बयानों से हताशा झलक रही है, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि नगर निगम में इनका ये हशर होने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि किस ढंग से इन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरीका इन्होंने अपनाया इन चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन जो जनादेश है इनके खिलाफ किया। अब ये जैसा इन्होंने जिला परिषद के चुनाव में किया था, उस वक्त भी इन्होंने जो ब्लॉक समितियां हैं वो पिछले दरवाजे से बनाई थी। इसलिए मैंने उस वक्त चुनौती दी थी मुख्यमंत्री जी को कि आप चुनाव चिन्ह पे जो है इलेक्शन करवा के देखिए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने माना और आज नतीजा सामने है। हमारा जो स्टैंड था वो इंडिकेट हुआ है कि लोगों ने जो है
कांग्रेस पार्टी को जो है 2 नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत दिया है। अब ये चोर दरवाजे से हमारे लोगों को धमका के, हमारे लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके पक्ष में जो है वोट डालें। मैं तमाम इस तरह की जो इनकी कोशिश है, उन कोशिशों के खिलाफ जो है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोगों में रोष है, हालांकि मुझे मालूम है कि ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे जो लोग जीत के आए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और अगर इन्होंने इस तरह की कोशिश जारी रखी तो हम सहन करने वाले नहीं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मंगलवार से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी के अलावा 3 स्तरीय टीमें भी अहम भूमिका निभाएगी। इन टीमों में प्रशासन की टीम, जिला में 3 उपनिदेशकों की अध्यक्षता में टीम और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अपने उड़न दस्ते भी शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक इन टीमों का विशेष फोकस सीसीटीवी फुटेज की जांच करना होगा, जिसके लिए संबंधित परीक्षा केंद्र प्रभारियों को भी सीसीटीवी का डाटा अपडेट रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए मुख्यालय से ही नजर रखने की योजना है। जहाँ तक नकल की बात है, आप सभी जानते हैं सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद 2019 में हमने प्रयास किया, 2020 में वो प्रयास ऐसा सफल हुआ कि सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर हमारे सीसीटीवी कैमरा से लैस हैं। और साथ ही साथ हमने एक टेक्निकल इन्विजिलेटर की भी व्यवस्था की है, जो वो देखता है कि हमारे सीसीटीवी कैमरा इन ऑर्डर रहें और रोज़ की रोज़ वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो उसे सेव करे। सीसीटीवी फुटेज को भी देखते हैं। तो इसके चलते जो कुछ बातें कही गई हैं तो की गई हैं, उससे नकल के मामले बहुत ही कम हुए हैं। और साथ ही साथ नकल के मामलों को कम करने के लिए फ्लाइंग की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया है। 2358 जो सेंटर हैं, तो पहले तो उनकी व्यवस्था ये है कि सारे एग्जामिनेशन सेंटर तब बनेगा यदि सीसीटीवी कैमरा उनके पास होंगे, पर्याप्त होंगे। 3 स्तरीय फ्लाइंग व्यवस्था, यानी एक बोर्ड के फ्लाइंग उड़न दस्ते भी होंगे और डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं जो जिला के, उनकी अध्यक्षता में भी अलग अलग उड़न दस्ते बनेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोडल ऑफिसर एडीएम साहब होते हैं, तो एडीएम साहब के भी वहाँ पर देखरेख में एसडीएम्स और बाकी सब उनके जो हेडशिप में उड़न दस्ते होंगे और वो देखेंगे कि नकल ना हो। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 13 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिर में लाउडस्पीकर, ढोल नगाड़ों और बैंड बाजियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में हलवा, नारियल प्रसाद चढ़ाने और बांस की टोकरी का प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने मंदिर पहुंचे डीएसपी अभिमन्यु और मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले मास्क जरूर पहने और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सबसे कारगर उपाय एकमात्र सावधानी है, इसलिए खुद सावधान रहें और नियमों का पालन करें। अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट करनी है अभी और उसी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। कितनी हमारे पास मैन पावर आई है और कहाँ कहाँ उनको डिप्लॉयमेंट किया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रहे और जो श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे वो भी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, ये हमारी रहेगी। तो इस बार क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था वो भी थोड़ी चेंज की हुई है, जो भांडल से ही लेफ्ट टर्न करके सीधे आईटीआई पार्किंग की तरफ आएंगे, वहीं से सर्कुलर रोड और दर्शन करने के बाद सर्कुलर रोड से वो सीएससी बैरियर की तरफ चले जाएंगे, जहाँ से वो चाहे भाखड़ा चले जाएँ चाहे आनंदपुर साल की तरफ से। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी चल रही है, फोर्स की डिप्लॉयमेंट कल तक कर दी जाएगी। सारे हमारे जो दुकानदार मित्र थे वो मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे थे या प्रॉपर नहीं लगा रहे थे, तो उनको भी आज वार्निंग जारी की है, नोटिस भी दिए हैं काफ़ी दुकानदारों को कि आगे से ऐसी लापरवाही ना ही करें, नहीं तो हम जो 188 के अंतर्गत है आईपीसी में उसमें भी कार्रवाई करेंगे और पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अनुपालना कैसे मंदिर में की जाए उसके बारे में यहाँ पे कल से लेके जो है हम
अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं और उसके बारे में जो भी सुधार किए जाने हैं उनकी बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की और हैंड हाइजीन की जो निर्देश हैं उनकी अनुपालना करें, ताकि जो है उनको यहाँ पे दर्शन भी हो सकें और किसी भी वजह से जो है हमें ऐसा कोई केस ना आए या किसी भी तरह की असुविधा ना हो उनको भविष्य में दर्शन करने। हिमाचल प्रदेश में 13 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 2.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। हमीरपुर जिला में भी 10,000 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। उप निदेशक शिक्षा सेकेंडरी दिलबर जीत चंद ने बताया कि परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो, यह सुनिश्चित बनाया जाएगा। कोविड काल में हो रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूरी तरह से एहतियात बरते जाएंगे और सभी परीक्षा केंद्रों को दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। हमीरपुर जिला में 10,000 के करीब छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 95 सीनियर सेकेंडरी व 34 हाई स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 6 परीक्षा केंद्र सावित्रीबाई फुले के नाम से तैयार किए गए हैं। उप निदेशक शिक्षा सेकेंडरी दिलबर जीत चंदर ने बताया कि अभी तक हमीरपुर जिला में केवल एकमात्र एक ही छात्र के कोविड पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है, जिसकी परीक्षा बाद में दिलवाई जाएगी। शिक्षा उप निदेशक सेकेंडरी दिलबर जीत चंदर ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जिला में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है और परीक्षा केंद्रों में 2 कमरे रिजर्व भी रखे गए हैं, ताकि परीक्षा देने पहुंचे किसी भी छात्र में कोविड के लक्षण पाए जाएं तो उसे अलग कमरे में बिठाकर परीक्षा दिलवाई जा सके। विभाग की तरफ से जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर 3 बैठते हैं, हायर, एलिमेंट्री और इंस्पेक्शन, तो उनको भी बोर्ड की तरफ से, विभाग की तरफ से जो निर्देश हैं वो जारी हैं कि एक जो उड़न दस्ता है उनकी देखरेख में काम कार्य करेगा और वो स्वयं भी अलग अलग सेंटरों पे जाएंगे और परीक्षा का जो संचालन है उसको सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो 10th और +2 की परीक्षाएं कल से होने जा रही हैं, उसके लिए हमारा जिला हमीरपुर पूर्णतया तैयार है। सभी जो सेंटर हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो चुकी है, सीटिंग प्लान बच्चों को बैठाने के लिए बन चुका है। विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। ये सभी स्कूल हेड्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि सबसे पहले बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कहा जाए कि बिल्कुल वेल इन टाइम वो आए स्कूल में, आधा घंटा पहले, और उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड सैनिटाइजेशन हो। में हमारे पास जो जितने 95 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और सभी में परीक्षा केंद्र हैं। हाई स्कूलों में हमारे पास 34 जो हाई स्कूल हैं उनके अंदर परीक्षा केंद्र हैं। 6 सेंटर वो हमने पहले भी बताया था कि ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे हमारे लेडी स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे तैनात रही। हिमाचल प्रदेश में सियासी जीवंत आश रही आम आदमी पार्टी भले ही नगर निगम में अपना खाता नहीं खोल पाई, बावजूद इसके पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जल्द प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रभारी कर्नल NS पठानी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। भले ही प्रत्याशियों की जीत ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2000 मत मिले हैं, जिसके हिसाब से उनका मत प्रतिशत 1.7% रहा। उन्होंने कहा कि अगर यह मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव के तहत देखा जाए तो ये 6 से 7% तक जाता है। इस लिहाज से ये आम आदमी पार्टी की जीत है। केजरीवाल सरकार जो है वो 6 प्रांतों के बीच इलेक्शन लड़ने वाली है 2022 के लोकसभा के इलेक्शन, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया गया है। विधानसभा का इलेक्शंस 2022 के वो लड़ेगी।
धर्मशाला और चुनाव, ये जितने भी हमारे 4 शहरों के जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें जितनी भी आपके साथ में पोलिंग हुई है, जितने भी वोट पड़े हैं, उसके मुताबिक हमारी औसतन जो है 1.67% वोट आते हैं। अगर इन शहरों को छोड़ के इन चारों विधानसभाओं के अगर हम इलेक्शन लिए जाएं तो हमारी जो वोट जो संख्या जो हमारे हिस्से में आते हैं वो 6% आते हैं। और ये 6% कमाई जो है हिमाचल प्रदेश के आम आदमी के वर्कर की दिन रात की मेहनत की कमाई है ये। अगर हम ये 6% जो है 1 महीने के बीच में लोगों के पास जा सकते हैं केजरीवाल मॉडल लेके, तो हम 15 महीने जो हमारे 2022 के जो पड़े हुए विधानसभा इलेक्शंस के, तो मुझे पूरी आशा है कि हम 22 से 25% वोट जो है हिमाचल प्रदेश में लेंगे। और इसमें जरूर हमारे 8 से 10 एमएलए जो है कांगड़ा विधानसभा के जरूर कामयाब होंगे। दुर्दशा क्यों हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के बीच में आज कम से कम भी 72,000 करोड़ रुपए का उधार पड़ा हुआ है, जहां की दिल्ली सरकार के बीच में सरप्लस बजट पड़ा हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के प्रबंधन अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ में हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे युवा आएँ और वो बड़ा सिंसियरली इस प्रदेश की सेवा करें। विश्व विकास शक्तिपीठ मां नैना देवी को धार्मिक स्थल के साथ साथ अब पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा, जिसके लिए विदेश की तर्ज पर यहां ग्लास स्काई ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को यहां रोचक गतिविधियां करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यहां बुजुर्ग व अपंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण भी किया जाएगा। अपनी टीम के साथ जगह का निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहाँ कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिसका काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अपंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर तक लिफ्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्वाल ने श्री नैना देवी में टीम के साथ जगह का निरीक्षण किया। इस मौके पर रोपवे कॉरपोरेशन हिमाचल एमडी अजय कुमार, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी मनोज शर्मा, मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम मौके पर मौजूद रहे। जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्वाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग और अपंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहाँ ग्लास स्काई ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने मंदिर न्यास की बैठक में श्री नैना देवी को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए इन योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसके बाद विभिन्न साइट्स का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य है कि जल्द ही इन सभी योजनाओं का कार्य शुरू हो और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का मौका मिले। वहीं मंदिर तक अपंग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट का प्रावधान भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो है प्रशासन जो है उचित इंतजाम करे और उसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने जो यहाँ काफ़ी समय से एक लंबित मांग थी और हमें भी काफ़ी शिकायतें या सुझाव आ रहे थे कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, बुज़ुर्ग श्रद्धालु हैं या अपंग व्यक्ति हैं, उन्हें यहाँ माँ के दर्शन करने में काफ़ी असुविधा आ रही थी। उसके लिए निर्णय लिया गया था कि एक हम जो है लिफ्ट का यहाँ पे प्रावधान करें। हम एक ये भी उद्देश्य था कि यहाँ धार्मिक पर्यटन के रूप में तो ये स्थल प्रसिद्ध है ही, पर इसको थोड़ा जो है टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाए। तो एक ग्लास ब्रिज बनाना यहाँ पे जो है वो ट्रस्ट की मीटिंग में जो है प्रस्ताव हम लाए थे, जिसको ट्रस्ट ने मोहर लगाई है। तो लगभग ये वैली साइड पे आज हम और इन दोनों मतलब वो ग्लास स्काई ब्रिज के लिए भी और जो लिफ्ट बननी है उसके लिए भी जो है जगह का इन्होंने देख लिया है और अपना जो भी अब ये प्रस्ताव देंगे उसको हम अगले ट्रस्ट की मीटिंग में इस पर प्रस्तुति देके और उसको पारित करा के शीघ्र ताकि इसको अंजाम दिया जा सके। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की भी अपार संभावनाएं हैं। तो आज मैंने एचपी जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने अनुरोध हमारा स्वीकार करते हुए आज वो भी हमारे बीच में उनकी टीम आई हुई है। और टूरिज्म की दृष्टि से तो ये क्षेत्र विकसित होगा ही, साथ में हमारे अगर ये प्रयास सफल होता है तो लगभग 400 से 500 स्थानीय युवाओं के लिए परमानेंट
रोजगार भी ये मुहैया कराएगा। शिमला की स्नान स्थित SJVN कार्यालय के साथ लगते रिहायशी इलाकों के लोगों को पैदल रास्ते की बदहाल स्थिति होने की वजह से रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने इस समस्या के लिए SJVN प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। SJVN के मुख्य कार्यालय के साथ लगते रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब कंपनी ने यहाँ अपने मुख्य कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया था, उस समय यहाँ सुविधा देने के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही कंपनी ने अपने सारे वादों से पल्ला झाड़ लिया है। शिमला के स्नान स्थित SJVNL कंपनी के कार्यालय के ठीक साथ लगते रिहायशी क्षेत्र के लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर वायदा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कंपनी ने यहां अपने मुख्य कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया था, उस समय स्थानीय लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध करवाने के दावे किए थे, जो बीते वक्त के साथ ही खोखले होते गए। लोगों का कहना है कि कंपनी द्वारा निर्माण कार्य के चलते उनके रास्ते की स्थिति भी बदहाल हो गई है, जहां से लोगों, खासकर स्कूली बच्चों व बुजुर्गों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, निर्माण कार्य के चलते उनके घरों को भी खतरा पैदा हो गया है और घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे उनके खून पसीने की कमाई से बने मकान ढहने की कगार पर हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से उनकी समस्याओं को सुलझाने और उन्हें राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में SJVNL ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्नान में उनका मुख्य कार्यालय है, जिसका कार्य अभी भी प्रगति पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब ये निर्माण कार्य यहाँ के जो रिहाइश जिनकी लोगों की है, स्थानीय लोगों की, उनके लिए आफत बन गया है। यहाँ पर जो लोगों का रास्ता था, वो रास्ता तक खराब हो गया है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याएं उन्हें पेश करनी पड़ रही हैं और SJVNL प्रबंधन से उनकी क्या मांग है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम तुलाराम शर्मा है जी। क्या समस्या आ रही है? हमारे को ये समस्या है कि इनका जब ये इसका उद्घाटन हुआ था, तो इन्होंने ये बोला था कि हाँ, यहाँ के जो रेजिडेंट्स है इनके लिए हम फैसिलिटी देंगे। तो हम खुश हुए इस बात को जान करके। लेकिन अब जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ा, ये नेक्स्ट फेज से इनका जो ये बिल्डिंग बन रही है, इन्होंने कटिंग बहुत ज़्यादा कर दी है नीचे से। तो हमारे बहुत ज़्यादा कटिंग, हमारे को बड़ा इसे वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ हमारे मकान स्लाइड हो सकते हैं। इन्होंने थोड़े थोड़े डंगे लगाए हुए हैं, ऊपर को खाली रखा हुआ है। अब उसके बाद क्या हो गया कि जी इन्होंने आगे से ये जो हमारी जो बाउंड्री थी, मेन रास्ता था, कागज़ का जो बंदोबस्ती रास्ता था, उसको हट करके ऊपर को चादरें लगाई हुई है। इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि हम चादरें इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई आदमी इसमें नीचे गिरे ना, और बाद में हम इनको हटा देंगे। तो हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये इसमें ये जो केबलें बिछा रहे हैं, इससे हमारे को ऑब्जेक्शन है। अब इनकी केबल तो बिछ जाएगी, लेकिन हमारा जो प्रपोजल है रोड का, वो कहाँ से आएगा रोड हमारे को तो डंगे लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी इसमें। हमारे इनसे यही कहना है कि सबसे पहले तो आप पहले नीचे से डंगे लगाइए ताकि हमारे मकानों को सेफ्टी हो जाए। उसके बाद ये जो ट्रेंच जो केबल के लिए बिछाई जा रही है, उसकी पहले डिमार्केशन की जाए, उसे हट के जो है ये अपनी केबल को बिछाए। लेकिन कंपनी प्रबंधन तो दावा करती है कि वो वेलफेयर के काम, एक अंश है इनका जो वेलफेयर के कामों में लगाते हैं। क्या आपको लगता है उसका उपयोग कर रहे हैं आपके भलाई के लिए? आपके लिए कुछ इन्होंने काम किए हैं ऐसे वेलफेयर के? अभी तक कुछ नहीं किए जी। अभी तक इन्होंने, हमने सुना है कहीं और पर स्कूलों के लिए भी दिया है, रोड के लिए दिया है, लेकिन हमारा जो हमने इनसे खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि इन्होंने कि हमारा रोड भी बनाए, तो इन्होंने हमारी कुछ बात सुनी नहीं। तो हम MC से हमने मैटर टेकअप किया हुआ है। उन्होंने पहले 8 लाख रुपए खर्च किया भी है। डंकी का रिटेनिंग वॉल लगाई थी, उसको इन्होंने यहाँ से एंट्री ले ली। जो हमारा जो रिटेनिंग वॉल लगी थी MC की, उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब हमारा काम उसके बाद अभी यहाँ हमारे को नहीं पता कि अब हमारा काम, रोड का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। अब MC जाने और ये जाने उनके बीच में आपस में क्या बातचीत है। तो अब हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपकी क्या समस्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम मोनी बेगटा है सर।
हम यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं पिछले। तो जब ये एसजीएनएल कंपनी हमारे पास यहाँ आई थी, जब इनका उद्घाटन हुआ तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि भी कोई बड़ी इतनी कंपनी आ रही है, भारत सरकार की कंपनी आ रही है जो कि लोगों के लिए डेवलपमेंट वेलफेयर के काम करती है। हमने सुना था जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से, चाहे हमारे को पहले भी पता था, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस परिस्थिति से इनके इस एसजीएनएल ऑफिस के साथ वाले लोगों को परेशानी सहनी पड़ रही है, वो मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से हम बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग है, 70+ ओल्ड है, कोई पेशेंट है, तो घर को जाना मुश्किल हो गया हुआ है। इन्होंने क्या किया सर कि अपने कंस्ट्रक्शन की ओर तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन लोग जो साथ में लगते मकान हैं, लोग हैं ना, उनको हमारे को सिर्फ एक झूठा आश्वासन देते रहे कि जब हमारा काम चलता रहेगा हम आपको बढ़िया रास्ते, सड़कें, बिजली, पानी मुहैया कराएंगे। तो आज स्थिति आप देख सकते हैं लाइव, कि आप दिखा सकते हैं कि जो हमारे कागज़ों के रास्ते थे वो भी बंद कर दिए हैं। बंद क्या कर दिया कि इन्होंने बाड़ लगा दी है 42 बीघा में। आबादी वाले जो हमारे गाँव के रास्ते थे वो तो बंद किए ही किए, लेकिन कागजी रास्तों पे भी आज हमारे इन्होंने कब्जा कर दिया हुआ है। देखिएगा आप, एक केबल्स इनकी बिछ रही है सर। और हमारे को परेशानी ये है कि स्कूल को बच्चे ले जाने मुश्किल है, और इतनी हैवी कटिंग होने की वजह से मेरा मकान तो इनके बीच में ही है सर। मेरे मकान से पीछे भी इनकी बाउंड्री है, आप दिखा सकते हो, उसमें क्रैक्स आ गए हैं सर। इतनी हैवी कटिंग एलएनटी मशीनों द्वारा हुई है कि आज जो क्रैक्स आए हैं, तो ये एसजीएन वाले, ये इतनी बड़ी कंपनी है, हम आम आदमी हैं, हम क्या लड़ेंगे इनके साथ। इन्होंने आज पल्ला झाड़ दिया हुआ है कि ये क्रैक्स हमारी वजह से नहीं है। आने वाला जो समय है वो बरसात का समय है, ऐसे में कितनी परेशानियां बढ़ने वाली है? अगर सर बरसात के टाइम में तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ के लोगों को नींद हराम हो गई है हमारी। हम जितनी हैवी रेन होती है तो हमें सबसे पहले बालकनी से देखना पड़ता है कि कहीं स्लाइड ना हो जाए। इतना खतरा हो गया है कि लोगों को चलना मुश्किल है। यहाँ पेशेंट आ ही नहीं सकता अपने घर को। मेरे फादर मदर कम से कम 70+ है, वो आज तक अपने घर इस वजह से नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने रास्ते ही काट दिए सर। लॉकडाउन के टाइम में हम घर में थे और यहाँ पे कोई रहता नहीं था, बच्चे स्कूल में घर में थे। तो जब हम घर से वापसी आए तो देखा कि इन्होंने हमारे जो मकान को, कागज़ का रास्ता है जो कि पिछला रास्ता था जिससे हम अपने मकान को जाते थे, अरे परे तो इन्होंने बंद कर दिया है चारों तरफ से। तो वॉलें लगाकर तो उस कागजी रास्ते को इन्होंने काट दिया। और जब हम यहाँ, हम हैरान है सर कि हम अपने घर को कैसे जाएं। हमने इनको बहुत बार सूचित किया है, लेकिन जो बड़े आला अफसर हैं इनके, वो अपने ऑफिस में ही बैठकर बातें करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अगर वो फील्ड में आए, अगर आपके माध्यम से वो सुन रहे हो, तो किसी दिन वो इस नज़दीक जो मोहल्ला है हमारा उसका दौरा करे, कि निकले कि लोगों को क्या परेशानी है। तो हम वो सच्चाई का सामना करने से डर रहे हैं सर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की समस्याएं आपको आ रही है और क्या कंपनी प्रबंधन से आप मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, इसी देखी, और ना इन्होंने कुछ किया अभी तक। जो रास्ते हमारे सड़क थी वो भी गिरा दी हुई है। कितनी समस्याएं पेश करनी पड़ रही है? जो रास्ता नहीं है, कितनी समस्याएं आ रही है आपको, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को? समस्या तो होती है, बच्चों को लाने के लिए घर से जैसे स्कूल के लिए जाते तो आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरीके की समस्या? सर हमें रात को नींद आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। ये हमारा बिल्कुल लगता है मकान है, कभी भी ये टूट सकता है। इन्होंने पहले हमें काफ़ी टाइम पहले बता दिया था कि हम आपको दीवार लगाएंगे, ना इन्होंने आज तक दीवार लगाई। जो पैदल चलने वाला रास्ता भी उसको भी तोड़ दिया गया है, जिससे कि छोटे बच्चे और ओल्ड एज वाले चलना बहुत मुश्किल होगा रास्ते में। क्या अब मांग क्या है कंपनी प्रबंधन से? हमारी मांग ये है कि हमारा जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसको ठीक करे, और जो हमारे को इन्होंने बोला कि हम आपको रोड बनाएंगे, रोड बना के दे हमें, तभी हम मान पाएंगे इनकी बात को। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, जो क्षेत्र की महिलाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याएं उन्हें खासकर झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ही इस क्षेत्र में सारा दिन घरों में रहती हैं, इधर उधर से सामान लाना है। किस तरीके की समस्याएं उन्हें आ रही है, आइए उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका और क्या समस्या? मेरा नाम सुनीता वर्मा है, और हमें इसमें से ये है कि जैसे यहाँ पे रास्ते भी ख़राब हो गए हैं ना, चलने की बहुत दिक्कत है, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना बहुत प्रॉब्लम है। और जैसे कटिंग हुई है तो इससे हमारे को ख़तरा है। जैसे अब बरसात का मौसम है तो हमें मतलब काफ़ी ख़तरा है बरसात के मौसम में। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये कुछ करे, मतलब यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मतलब यहाँ जो भी मतलब यहाँ पे कटिंग करे हुए जो रास्ता वगैरह है वो अच्छे से करे, मतलब यही है। जी मैम, आपको क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या डिमांड है?
मेरा नाम कौशल्या है। हमें हमारा लगता मकान है, ये क्या बोलते हैं, इतनी गहरी कटिंग हुई है कि हमें इतना डर है कि बरसात में, आने वाले बरसात में हमें कुछ भी हो सकता है। अगर क्या बोलते हैं, एक भी लस्सा आए तो हमारा मकान बिल्कुल खतरे में है जी। और हमारा रास्ता बिल्कुल ख़राब है, आने जाने के लिए बिल्कुल भी हमारे सुविधा नहीं है जी। वहीं एसजेवीएनएल के अपर महाप्रबंधक अजय कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों के मकानों में आई दरारों के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। यदि सरकार की कोई भी स्वतंत्र जांच एजेंसी ये प्रमाणित करती है कि दरारें कंपनी द्वारा किए गए निर्माण कार्य की वजह से आई हैं, तो वे पूरा मुआवजा देने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही रास्ते व प्राकृतिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार करने का भी आश्वासन दिया। नहीं, एसजेवीएन की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर यहाँ पे पानी का सोर्स एक है यहाँ पे, तो उसको हमने तो ऑफर किया है गांव वालों को कि हम जो है उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत दयनीय और गंदी स्थिति में है। उसमें मक्खी मच्छर और ये सब भी उसमें पैदा होने की स्थिति में है। हम तो उल्टा उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक दरारों की बात है, वो एक शख्स हैं जिनका घर हमारे बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे जो ऑफिस के बिल्कुल बाउंड्री वॉल में ही है। उनका खुद का कंस्ट्रक्शन जो हमें देख के ऐसे अपरेंटली लगता है, उसमें ये है कि उन्होंने कोई उस तरह से एक लूज मार्क पे ही घर बनाया है, सेप्टिक टैंक भी वही है। और दरारों की वजह अगर हमारी कंस्ट्रक्शन होती, हमारी बिल्डिंग को बने हुए यहाँ पे ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। 2012 से ये बिल्डिंग बन रही थी। अब 21 में आकर के जो है वो इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो देखो उसमें तो कोई मतलब तथ्य नहीं है, ये आप भी भली भांति समझते हैं। और अगर फिर भी हम एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट होते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट सर्टिफाई कर देता है कि उन दरारों की वजह हम हैं, एसजेवीएन है, तो जो कंपनसेशन गवर्नमेंट बोलेगी या कोई अथॉरिटी बोलती है या कोर्ट बोलता है, हम वी डोंट डिनाई, हम उसके लिए कभी भी वो पे करने के लिए तैयार हैं अगर ये प्रूव हो जाता है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। उनको हमने एक जो रास्ता चाहिए आने जाने के लिए वो हमने छोड़ा हुआ है। उसमें हाँ, प्रेजेंटली शायद कोई एचपीएससीबी का कुछ काम हो रहा है, ट्रेंच बन रही है, केबल ट्रेंच, तो दिक्कत अभी है, बट अदरवाइज हमारी तरफ से उनका कोई रास्ता बंद नहीं है। हाँ, उनका एक ये रिक्वायरमेंट वो था, एक रिक्वेस्ट थी कि जी आप हमें अपने कैंपस से आने जाने का रास्ता दीजिए। देखो वो तो संभव नहीं है दे पाना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई भी अपने घर से रास्ता इस तरह से थोड़े नहीं देगा कि अंदर से नहीं जाना मिलेगा। हाँ, उनका जो रास्ता ऑलरेडी है वो हम उसको कोई बंद करने का वो नहीं है, और हम उसको अच्छा करके देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं, देखो ऐसे हमारे डंगे में तो कोई वो नहीं है, दरार नहीं है। अगर हमारे डंगे में दरार होती तो हम उसको रिपेयर करवा रहे होते, क्योंकि हमें भी उसकी चिंता होती। और उनके यहाँ दरार आई है, जो उन्होंने केस भी किया है कोर्ट में, उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो एक बड़े मतलब आई थिंक नॉन टेक्निकली उसको घर को इन्होंने बना दिया, जैसे होता है गांव में। शनान ये पहले में इस तरह का काफ़ी मतलब हो सकता है चीज़ें उन्होंने ध्यान नहीं दी होंगी उस समय जब घर बनाया होगा, पर अदरवाइज हमारे डंगे में ऐसी कोई दरार नहीं है, आप देख सकते हैं हमें, आप उसको। हाँ, हमने एक एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हमें ये लगा था कि इनका भवन जो है वो हमारे बाउंड्री के अंदर आ रहा है, तो एक हमने पहल की थी जब ये हमसे आकर के मिलते थे कि जी हमें ये दिक्कत हो रही है रास्ते वास्ते की, तो हमने ये एक पहल की थी और इनको हमने अपनी एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने इनके साथ नेगोशिएट भी किया था, और नेगोशिएट करके एक जो रीजनेबल प्राइस था वो हमने ऑफर भी किया था। पर कमेटी का जो ऑफर्ड प्राइस था वो इन्होंने पता नहीं क्या समझ के बहुत अनरीजनेबल, अराउंड 5.5 करोड़ का वो है इस घर का जो है वो प्राइस लगाया, तो वो बात वो नहीं हो पाई, बन नहीं पाई। अदरवाइज हमें एज सच देखा जाए तो हमें इस जमीन की या इनके घर की कोई जरूरत नहीं है, पर अपनी जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने ये पहल की थी, पर वो भी बात फिर बनी नहीं। वार्तालाप भी हुई थी, और हमारे यहाँ उसमें कमेटी के मिनट्स रिकॉर्डेड हैं कि हम कमेटी ने इतना ऑफर किया, 1.5 करोड़ के आसपास ऑफर किया, जो कि मतलब हमने सारे फैक्टर्स करके, ज़मीन कितनी है, घर कितना बना है, वो लेकर के ऑफर किया गया था। तो इनके साथ 1-2 मीटिंग्स हुई थी।
इनके घर के पास ही हमने एक बल्कि इनका तो बिल्कुल लूज रॉक पे घर बनाया था इन्होंने। हमने रादर सपोर्ट करने के लिए एक डंगा जैसा अपनी ही जमीन पे इनके घर के पास बना के दिया 5 लाख की लागत से। न्यायालय ने उसकी तारीख की है, फिक्स की है। इन्होंने यही उसमें न्यायालय में अपनी याचिका में लिखा है कि हमारे घर में जो दरारें आ रही हैं उसके लिए एसजेवीएन रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो तो सर्वोपरि होगा, वो सबको सर्वमान्य होगा। तो हम अकॉर्डिंगली उसको जो भी आदेश होगा उसको पूरा करेंगे। और जहां तक हम उसको समझ पा रहे हैं कि न्यायालय भी जो है उसकी टेक्निकल जांच करवाए और इसको सारी चीजें सेटिस्फाई कर लें। कंपनी जब आई थी तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं देंगे, उनके लिए रोड्स बनाएंगे, पक्के रास्तों का निर्माण होगा, बिजली पानी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अब यहाँ के लोगों की एक ही मांग है कि उनकी जो समस्या रास्ते को लेके है और उनके जो मकानों को जो खतरा इस कटिंग से पैदा हो गया है, उसे ये कंपनी तुरंत इस निर्माण कार्य को बंद करे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले। स्नान से अपने सहयोगी कल्याण प्रिमटा के साथ गजेंद्र शर्मा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में पंजीकृत 2,86,811 परीक्षार्थी मंगलवार को वार्षिक परीक्षाएं देंगे। इस बार कोविड काल के बीच हो रही इन परीक्षाओं में सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए 2137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 13 अप्रैल से यह परीक्षाएं सुबह शाम दोनों सत्रों में होगी। वहीं कोरोना संक्रमित विद्यार्थी 1 माह बाद परीक्षा देंगे। 13 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, जिसमें पंजीकृत 2,46,811 परीक्षार्थी मंगलवार को वार्षिक परीक्षाएं देंगे। वहीं बात करें राजधानी शिमला के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर की, तो यहां भी परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन द्वारा जारी सभी SOPs का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग व हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। व परीक्षा केंद्रों में बच्चों को मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंसिंग में ही बिठाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि यदि कोई भी विद्यार्थी परीक्षाओं के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उन विद्यार्थियों की परीक्षा एहतियातन तौर पर इन परीक्षाओं के बाद करवाई जाएगी, ताकि और बच्चों को संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। प्रिंसिपल ने बताया कि 10वीं कक्षा के 175 व 12वीं की 431 छात्राएं परीक्षा देंगी। उन्होंने बताया कि एहतियातन तौर पर विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है। नरेंद्र सूद ने बताया कि पोर्टमोर स्कूल के सभी अध्यापकों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ऐसे में विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि परीक्षा के समय किसी भी अध्यापक में कोरोना सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बच्चों को जो बैठने की व्यवस्था है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और जैसे ही स्कूल में एंट्री होगी उन बच्चों की तो उनके लिए थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जो है वो पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ तक बात आती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा, क्योंकि पहले ही दिशा निर्देश जो है विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं कि अगर कोविड से संक्रमित कोई बच्चा है तो उसकी परीक्षाएं जो है वो बाद में ली जाएंगी। तो अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसा बच्चा अगर आता है और परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए हमने अलग व्यवस्था तो कर ही रखी है, लेकिन पहले उनसे आग्रह किया जाएगा क्योंकि जैसे दिशा निर्देश है विभाग के कि इनकी परीक्षाओं को बाद में लिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चे परीक्षा जो है बाद में ही दें ताकि संक्रमण का जो खतरा जो है वो ना बढ़े। क्योंकि हमारी जो संख्या है काफ़ी अत्यधिक है। +2 की हमारी 441 छात्राएँ जो है परीक्षाएँ देंगी और मैट्रिक में 175 छात्राएँ जो है अपने ही स्कूल की हैं जो यहाँ परीक्षाएँ देने जा रही हैं। तो उसके लिए पूर्ण व्यवस्था जो है हमने कर ली है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित हो रहे चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद माता के दर्शनों के लिए आने पर रोक नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, तभी माता के दरबार में उनकी एंट्री होगी। जागरण, भंडारों व कीर्तन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर R.K. परुथी ने बताया कि 13 से 27 अप्रैल तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रों के लिए
कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना आवश्यक होगा। बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और हाथ धोने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर में लंगर, कीर्तन, जागरण पर प्रतिबंध रहेगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। बता दें कि त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्रों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं। लिहाजा इस बार माता के दर्शनों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करवाने के लिए जिला प्रशासन ने उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला सिरमौर में त्रिलोकपुर में जो चैत्र मेला है माता बाला सुंदरी के टेम्पल में, ये 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। इसमें सभी कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो भी श्रद्धालु मंदिर में आना चाहते हैं, आने के लिए उनको मास्क लगाना कंपलसरी होगा। बिना मास्क को किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और जो भीड़ को रेगुलेट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए और हैंड हाइजीन बार बार वो हाथ धोते रहें, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी प्रकार का लंगर, कीर्तन, भजन, वहाँ पे जो भी सामूहिक इकट्ठा लोग होते हैं, किसी की तरह ऐसा कोई भी आयोजन जो है वो नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी अनुमति दी जाएगी। सिरमौर के पश्चात की पूर्व भाजपा नेत्री दयाल प्यारी की दिल्ली में कांग्रेस में एंट्री से कांग्रेस पश्चात मंडल ने मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे देने की चेतावनी दी है। मंडल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे और यहां पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के समक्ष पार्टी में दिल्ली से की जा रही एंट्री पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही मंडल को अनदेखा करने पर सभी नेताओं ने इस्तीफे देने की बात भी कही। स्थानीय नेताओं का कहना है कि उन्हें दयाल प्यारी के कांग्रेस में शामिल होने का ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बिना मंडल कांग्रेस को पूछे भाजपा नेत्री को कांग्रेस में शामिल किया गया है, उससे कार्यकर्ता आहत है। पच्छाद मंडल अध्यक्ष बेलीराम शर्मा ने कहा कि मंडल कांग्रेस दयाल प्यारी के कांग्रेस में आने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से मंडल जिला कांग्रेस को नहीं पूछा गया और दिल्ली में जाकर उनको कांग्रेस में शामिल किया गया है, उससे कार्यकर्ता काफी आहत हैं और काफी कार्यकर्ता इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। जिस मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से 300 कार्यकर्ता मिलने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि उन्हें शामिल करना था तो सबसे पहले मंडल और जिला कमेटी को भी अपने विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और अगर ऐसी ही एंट्री होती रही तो सभी कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। हमारे यहाँ अभी अभी हाईकमान के द्वारा दयाल प्यारी जी को कांग्रेस पार्टी में मिलाया गया। उसमें हमारा ये नाराज़गी नहीं है कि दयाल प्यारी जी को क्यों कांग्रेस पार्टी में मिलाया गया। नाराज़गी इस बात की है कि मंडल को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया गया, ये नाराज़गी है। क्योंकि जब भी यहाँ पहले भी इस तरीके की बातें हुई हैं, कुछ लोगों को रेणुका से मिलाया गया, कुछ लोगों को शिमला में मिलाया गया और अभी अभी दयाल प्यारी जी को दिल्ली से मिलाया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी क्यों हो रही है। हमारी नाराज़गी इसी बात को लेकर के है। बाकी हमारा दयाल प्यारी जी से कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं हमारा परिवार बढ़े, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं और जो संगठन हैं उनको विश्वास में लेकर के बात होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि किसी को कांग्रेस में शामिल करना है तो सबसे पहले मंडल को पूछना पड़ता है। किसी के घर में किसी को रखना, किसी घर से निकालना, घर वालों की सहमति उसमें होनी चाहिए। ये जो प्रवेश है, इसके लिए जो उनकी अपनी पंचायत है, वहाँ के कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के संपर्क करके आते, आगे मंडल में आते, मंडल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाता और फिर ऊपर अपने स्टेट के लिए आते कि हमारे पास एक नई वो है कार्यकर्ता कांग्रेस में आना चाहती है, तो इसलिए हम करते हैं। ये उल्टा काम, और ना पता डिस्ट्रिक्ट को, ना पता ब्लॉक को, ना पता वहाँ के लोगों को, तो उसका असर तो बुरा होता ही। 13 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों को लेकर राजधानी शिमला में सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। चैत्र नवरात्रों के दौरान मंदिर में लाउडस्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद माता के दर्शनों के लिए आने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंदिर में जागरण, भंडारों व कीर्तन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।
इन दिनों पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है और लोग भी पूजा अर्चना कर मां भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रों की शुरुआत कलश स्थापना या घट स्थापना से होती है। नवरात्रों की शुरुआत से पहले शिमला में सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। शिमला के राम मंदिर प्रबंधन द्वारा हर वर्ष राम नवमी के उपलक्ष्य पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना महामारी के कारण कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। सूत सभा के प्रशासक ए.के. भारद्वाज ने कहा कि नवरात्रों के चलते सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों की पूरी तरह से अनुपालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर में इस मर्तबा भंडारे का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन 9 दिनों तक प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। ये चैत्र नवरात्रे देवी के नवरात्रे हैं, ये हर साल लगते हैं। नवरात्रे पीछे तो बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाए जाते थे, क्योंकि अब कोविड-19 का चक्कर चला हुआ है तो गवर्नमेंट ने हमें 50 आदमियों की ही परमिशन दी है और इसी में 50 आदमियों में हम अपना इसको वाइंड अप करेंगे। पहले हम यहाँ रामकथा भी कराते थे, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादा गैदरिंग होती थी तो ज़्यादा गैदरिंग के चक्कर में हम महात्मा जी को नहीं बुला पा रहे हैं। वहीं राम मंदिर के पुजारी ने बताया कि इन नवरात्रों में भगवान राम की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें रोजाना मूर्ति स्नान करवाया जाता है और वस्त्र भी बदले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी बताया कि सर्वप्रथम तो प्रथम नवरात्रि से रामनवमी तक सुंदरकांड का पाठ चलता है, रामायण का पाठ चलता है। अखंड पाठ नहीं होता, इसमें खंड पाठ होता है जो नवपरायण जिसको बोलते हैं वो चलेगा। ये नवरात्रे होते हैं रामोत्सव के, तो इसमें शक्ति पूजा भी चलती है, साथ में रामोत्सव भी चलता है। और हर रोज़ प्रातः जैसे मंदिर खुलने के पश्चात जो है सबसे पहले भगवान जी के स्नान धाम वस्त्र पोशाक जो है वो चेंज होते हैं निरंतर, हर रोज़ नए वस्त्र। और उसके पश्चात 6:30 बजे यहाँ से प्रभात फेरी निकलेगी हमारी, जो बाज़ार में माल रोड से होकर के लोर बाज़ार से होकर के वापस फिर मंदिर में आते, प्रसाद का आयोजन होता है, फिर 8 बजे आरती होती है हमारी। ऐसा निरंतर चलेगा शोभा यात्रा 19 तारीख तक। 19 तारीख को कोविड का अगर ठीक समाचार रहा तो उसमें फिर हमारी शोभा यात्रा भी होगी, जैसे सरकार का सभा का आदेश होगा, कार्यक्रम उसी के अनुसार चलेगा। तो इसमें ये निरंतर, और उसके पास दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हर रोज़ निरंतर भजन कीर्तन का आयोजन भी है, जो कि अलग अलग लोकल यहाँ के सदस्यगण हैं, जो पार्टियां हैं वो करेंगे। जिला सोलन के अर्की उपमंडल के गांव समूह के निवासी अठाऊ पेयजल योजना से हो रही लीकेज को वाहनों के ट्यूब से बांधकर पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगी है। जल शक्ति विभाग के उदासीन रवैये के चलते ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर पंचायत समूह के उप प्रधान कैलाश भाटिया की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम अर्की से मिला और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का जो विषय है वो पाटा नाला से स्मोक के लिए पाइप का है, जो 45 वर्ष पुरानी है। डिपार्टमेंट से मेरा यही आग्रह है कि वह पाइपों में कौ जमने के कारण पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है, और इसका एस्टीमेट पिछले साल जनवरी में दाड़ला से जय साहब ने बनाया है, और एस्टीमेट हमने जनवरी 9 तारीख को एक्सिन अर्की में दिया। एक्सिन मैडम ने कहा कि हम इसकी स्वीकृत राशि जो है डीसी सोलन देंगे और फिर हम आगे का कार्य शुरू करेंगे। 2020 से लेकर अभी तक कोई एस्टिमेट का कोई भी जवाब नहीं आया है, ना स्वीकृत राशि आई है। तो मेरा जिला महोदय से यही निवेदन है कि आप अर्की IPH एक्सिन को जो स्वीकृत राशि है वो यहाँ दे और ये आगे का काम करेंगे। हमारे गांव में विशेषकर गद्दा में आने वाली खजला से स्कीम का पानी नहीं आ रहा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली IPS डिपार्टमेंट से भी, और जबकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, पर पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम, 4-5 दिन में भी नहीं आती। कभी
बिजली फेल होने का कारण बताते हैं, कभी मैकेनिकल फॉल्ट बताते हैं, परंतु पानी का प्रॉपर प्रबंध नहीं किया गया। जबकि हम एक रिप्रेजेंटेशन बहुत टाइम से दिया गया था, जिसमें हमने अपने गांव की पूरी तरह से समस्या IPH अधिकारी को बता दी थी। इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलाधीश सोलन से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी ये समस्या ध्यानपूर्वक देखी जाए। नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशा वर्मा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने नूरपुर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखना अपनी पहली प्राथमिकता बताई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर के कूड़े को खुले में न फेंकें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। मेरी प्राथमिकता नूरपुर के लिए रहेगी स्वच्छता, और स्वच्छता के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो गीला और सूखा कचरा है उसे अलग अलग दें, और जो इससे क्या होगा कि जो कूड़े का निष्पादन है वो अच्छे से हो पाएगा। और मैं यहाँ के अध्यक्ष, म्यूनसिपैलिटी के अध्यक्ष और बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे हम मीटिंग करके बात करेंगे कि हमारे जो शहर है उसे और सुंदर और स्वच्छ कैसे बनाया जाए, और जो हमारी आम जनता है उनकी सहूलियतें कैसे बढ़ाई जाए। और जैसे जो कचरा है, मेन हमारा जो फोकस है वो कचरे को, नूरपुर शहर को कचरा मुक्त बनाने का रहेगा। और उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हमारे नियम है उनका पालन हो, और जैसे जो भी हमारी स्कीम्स होंगी इसके रिलेटेड उनको हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। और मेरी जनता से ये अपील है कि आप जो है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप ये करें कि कचरे को अलग अलग दें और कचरे को यहाँ वहाँ ना फैलाएं, और अपने घरों के आसपास सफाई रखें। सफाई रहेगी तो हमारी जो भी मक्खी मच्छर है वो कम होंगे। इनके कम होने से ऐसा होगा कि बीमारियां नहीं फैलेंगी। बीमारियां नहीं फैलेंगी तो हमारा समाज एक स्वस्थ समाज होगा। शिमला के लूर बाजार स्थित राजेंद्र ज्वेलर्स ने सोना खरीदो कार जीतो योजना के 7वें भाग का मासिक ड्रॉ निकाला है। मासिक ड्रॉ में कूपन नंबर 01726 को इंडक्शन प्लेट और कूपन नंबर 01338 को माइक्रोवेव ओवन उपहार स्वरूप मिला है। शिमला के राजेंद्र ज्वेलर्स द्वारा शुरू की गई सोना खरीदो कार जीतो योजना के 7वें भाग का मासिक ड्रॉ निकाला गया, जिसमें इंडक्शन प्लेट और माइक्रोवेव ओवन 2 भाग्यशाली विजेताओं के नाम हुए। राजेंद्र ज्वेलर्स के संचालक सुफल सूद ने कहा कि ग्राहकों के सहयोग से योजना 7वें पायदान पर पहुंच पाई है और वे अभी तक 6 लकी विजेताओं को कारें भेंट कर चुके हैं, और उन्हें विश्वास है कि यदि ग्राहकों का भविष्य में भी सहयोग रहा तो ये योजना निरंतर जारी रहेगी। आज हमारा मासिक ड्रॉ था और आज के ड्रॉ में श्री नरेंद्र शर्मा हैं भराड़ी से, टूटू से सॉरी, इनको माइक्रोवेव ओवन निकला है। इनका कूपन नंबर है 1338। और मिस्टर चुन्नू मेहता हैं, ये हैं भराड़ी से, इनको इंडक्शन प्लेट निकली है कूपन नंबर 426 पर। इसके साथ ही हमने पिछले आज जो ड्रॉ निकले थे उनमें श्री दौलत राम को माइक्रोवेव ओवन और श्रीमती मीनू को हमने इंडक्शन प्लेट आज डिलीवर की है। हमारी ये स्कीम चली रही है, लेकिन इस मौके पर मैं आपके माध्यम से अपने सभी ग्राहकों को, शुभ चिंतकों को भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कल से शुरू हो रहा है। आपने सभी ने हमारे साथ 6 साल तक जो स्नेह बना कर रखा है, जिस प्रकार से हमारी इस योजना को कामयाब किया है, और 7वें साल में कोविड के बावजूद भी आप लोगों ने ऐसा इतना स्नेह दिया कि हम इसको जारी रख पाए हैं। हमें उम्मीद है कि आपका प्रेम और स्नेह हमें ऐसे मिलता रहेगा और ये स्कीम हम 8वीं 9वीं कार भी दे पाएंगे। और अभी तक जो हम दे पाए हैं उसमें इस मंथली स्कीम के अलावा वार्षिक जो कार देते हैं, प्लस हमारी मासिक जमा योजना है, जो स्वर्ण संचय योजना कहते हैं हम, वो भी बड़ी कामयाब चल रही है, जिसमें 12 महीने तक ग्राहक एक निश्चित राशि देंगे और उसके बाद 13वें महीने में उसमें एक किस्त बढ़ा करके हम देंगे। उसको भी हमारा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश, गर्जन और अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। उन्होंने बताया कि मध्य पर्वतीय व मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मध्य पर्वतीय व मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहेगा। वेदर पिछले दिनों में ड्राई चल रहा था, लेकिन जो लास्ट 24 आवर थे इसमें कुछ एक जगह पे बादल छाए रहे और जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है वहाँ पे 1-2 स्थानों पे हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हुई है। अभी जो मौसम है WD है एक, जिसकी वजह से जो आने वाले दिन होंगे इसमें
कुछ एक जगह क्लाउडीनेस रहेगी और जो ऊपर के इलाके होंगे वहाँ पे एक दो स्थानों में बारिश जहाँ ठंडा शावर होने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इस जो ये पॉसिबिलिटी है ये 3-4 दिन तक ऐसे बनी रहेगी। तो जो टेम्परेचर है उसमें जो ऊपर के इलाके हैं उसमें थोड़ा सा जो टेम्परेचर में गिरावट रह सकती है, लेकिन जो निचले इलाके हैं उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बारिश की कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है निचले इलाकों में। जो तापमान है वो निचले इलाकों में बढ़ रहे हैं। ऊना का तापमान भी जो काफ़ी हाई साइड में रहा और जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं यहाँ पे भी तापमान जो है वो हाई साइड में चल रहे हैं। शिमला का जो तापमान है वो 24 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो आने वाले जो दिन है इसमें भी जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली राइज होंगे क्योंकि जो अभी सीज़न है वो हमारा जो समर सीजन पीक सीजन की तरफ को मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो तापमान है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू राइज करेंगे। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।